प्रश्न 1। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से इनपुट पैरामीटर्स होते हैं? विकल्प पहला डिजाइन नॉलेज, दूसरा हैजर्ड नॉलेज, तीसरा लेसन्स लर्न्ड, चौथा सभी उपरोक्त सही। उत्तर चौथा सभी उपरोक्त। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन यानी खतरे की पहचान करना किसी भी उद्योग में सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके लिए 3 मुख्य जानकारियां आवश्यक होती हैं। पहला डिजाइन नॉलेज, मशीन या प्रक्रिया कैसे डिजाइन की गई है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनका कार्य क्या है, यह जानना जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि सिस्टम कहां फेल हो सकता है। दूसरा हैजर्ड नॉलेज, कौन कौन से संभावित खतरे पहले से जाने पहचाने हैं, उनका नेचर क्या है, जैसे केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि, यह जानना भी जरूरी है। तीसरा लेसन्स लर्न्ड, पहले हुई घटनाओं, दुर्घटनाओं या नियर मिस मामलों से सीखी गई बातें, ये हमें सिखाती हैं कि कौन सी सावधानी जरूरी है। इन तीनों का समावेश ही एक सटीक हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करता है। प्रश्न 2। IMRI और FMRI के बीच क्या संबंध होता है? विकल्प है पहला IMRI बड़ा है FMRI से, दूसरा IMRI बराबर या बड़ा है FMRI से, तीसरा IMRI छोटा है FMRI से, चौथा IMRI बराबर है FMRI के। सही उत्तर है IMRI बराबर या बड़ा है FMRI से। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। IMRI यानी इनिशियल मिसहैप रिस्क इंडेक्स, ये वो स्थिति है जब हमने खतरे को पहचान तो लिया है लेकिन अभी तक कोई नियंत्रण उपाय लागू नहीं किया है। FMRI यानी फाइनल मिसहैप रिस्क इंडेक्स, ये तब की स्थिति है जब हमने नियंत्रण उपाय जैसे कि PPE या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लागू कर दिए हैं। सुरक्षा उपाय लागू होने के बाद जोखिम का स्तर कम हो जाता है, इसलिए FMRI हमेशा IMRI से छोटा या बराबर ही रहेगा। यही सुरक्षा की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अब अगला सवाल, PTD यानी प्रिवेंशन थ्रू डिजाइन में कौन कौन से कंट्रोल मेजर होते हैं? विकल्प है पहला PPE एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, दूसरा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, तीसरा PPE सब्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, चौथा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और PPA। सही उत्तर है दूसरा यानी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। प्रिवेंशन थ्रू डिजाइन या PTD का मतलब होता है डिजाइन के स्तर पर ही जोखिम को खत्म करना या कम करना। PTD के सबसे प्रभावी उपाय ये हैं। सबसे पहला एलिमिनेशन, यानी अगर संभव हो तो खतरे को पूरी तरह से हटा देना। उदाहरण के लिए किसी अत्यधिक ज्वलनशील रसायन का इस्तेमाल ही न करना। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, अगर एलिमिनेशन संभव नहीं है तो उस खतरे को किसी कम खतरनाक विकल्प से बदल देना, जैसे मरकरी की जगह डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करना। तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जैसे मशीन के चारों ओर गार्ड लगाना, सेंसर्स लगाना या वेंटिलेशन देना वगैरह। ये तीनों उपाय यानी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैजार्ड कंट्रोल हायरार्की में सबसे ऊपर माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 4। चेज ऑफ स्टडी में जहां डिविएशन की जांच होती है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प है पहला स्टडी नोट्स, दूसरा इंटेंशन, तीसरा डिविएशंस और चौथा कॉजेज। सही उत्तर है पहला स्टडी नोट्स। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चेज ऑफ यानी हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी अध्ययन में किसी भी प्रक्रिया को छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में बांटा जाता है। हर एक हिस्से को स्टडी नोड कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक पाइपलाइन है तो उसमें हर वाल्व, जंक्शन या पंप एक स्टडी नोड माना जाएगा। फिर
हर नोड पर हम यह जांचते हैं कि कोई पैरामीटर जैसे फ्लो या प्रेशर अपनी तय सीमा से ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा है। अब सवाल नंबर 5, 6 में डिविएशन को कैसे परिभाषित किया जाता है? विकल्प इस प्रकार है। पहला, गाइड वर्ड और पैरामीटर। दूसरा, स्टडी नोड और गाइड वर्ड। तीसरा, स्टडी नोड और कॉजेस। और चौथा, गाइड वर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस। सही उत्तर है पहला विकल्प यानी गाइड वर्ड और पैरामीटर। चलिए अब इसे और विस्तार से समझते हैं। 6 में हम डिविएशन यानी संभावित असामान्यता को कुछ इस तरह से समझते हैं। गाइड वर्ड जैसे मोर, लेस, नो या एज वेल एज, और पैरामीटर जैसे फ्लो, टेम्परेचर या प्रेशर। जब हम गाइड वर्ड और पैरामीटर को जोड़ते हैं तो हमें एक डिविएशन मिलता है। उदाहरण के लिए मोर प्रेशर या नो फ्लो। अब प्रश्न 6, हैज़ोप में एज वेल एज गाइड वर्ड का अर्थ क्या होता है? विकल्प हैं। पहला, क्वालिटेटिव डिक्रीज। दूसरा, क्वांटिटेटिव इंक्रीज। तीसरा, क्वांटिटेटिव डिक्रीज। और चौथा, क्वालिटेटिव इंक्रीज। सही उत्तर है चौथा, क्वालिटेटिव इंक्रीज। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है कि कोई अतिरिक्त अवांछित गुणात्मक चीज प्रक्रिया में शामिल हो गई है। उदाहरण के लिए, अगर पाइप में सिर्फ पानी जाना चाहिए था लेकिन उसके साथ रस्ट या कोई केमिकल भी आ गया तो यही एज वेल एज डिविएशन कहलाता है। अब सवाल नंबर 7, जब कोई सिस्टम अपनी इंटेंडेड फंक्शन पूरी नहीं कर पाता तो उसे आखिर क्या कहते हैं? विकल्प आई, फेलियर मोड्स कांबा, इफेक्ट डी, सेवेरिटी आइव, प्रोबेबिलिटी। सही उत्तर है आई, फेलियर मोड्स। विस्तृत समझ। फेलियर मोड वह तरीका होता है जिससे एक सिस्टम या उसका भाग विफल हो सकता है। उदाहरण के लिए, मोटर का बंद हो जाना, पंप से पानी न आना या ओवरहीटिंग होना। हर फेलियर का एक तरीका होता है जो फेलियर मोड कहलाता है। प्रश्न 8, एफएमईए किसका टूल है? विकल्प पहला 45/4, दूसरा रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट टूल, तीसरा फॉल्ट फाइंडिंग टूल, चौथा इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट टूल। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एफएमईए यानी फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस का उद्देश्य सिस्टम की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को सुधारना है। यह संभावित विफलताओं की पहचान करके उनका प्रभाव और गंभीरता समझकर सही समाधान देता है। अगला सवाल प्रश्न 9, यदि ऑकरेंस 9 है, सेवेरिटी 5 है और डिटेक्टेबिलिटी 4 है तो आरपीएन कितना होगा? विकल्प पहला 45/4, दूसरा 18, तीसरा 180, चौथा 20/9 सही उत्तर है तीसरा विकल्प 180। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। आरपीएन यानी रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है आरपीएन बराबर ऑकरेंस गुणा सिवेरिटी गुणा डिटेक्टेबिलिटी। तो 9 गुणा 5 गुणा 4 बराबर 180। और हाँ, यह नंबर जितना बड़ा होगा उस समस्या को उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है। अब सवाल नंबर 10, आरपीएन को कम करने के लिए सबसे पहले क्या देखें? विकल्प हैं पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, दूसरा सिवेरिटी, तीसरा डिटेक्टेबिलिटी और चौथा नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
तीनों में से उस मान को सबसे पहले कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में आ सकता है। सेवेरिटी को बदलना अक्सर मुश्किल होता है। डिटेक्टेबिलिटी बढ़ाना यानी जल्दी पहचानना एक अच्छा उपाय है, लेकिन ऑकरेंस को कम करना सबसे कारगर तरीका माना जाता है। अब अगला सवाल, प्रश्न 11। FMEA में बॉटम अप अप्रोच को क्या कहते हैं? विकल्प है, पहला हाइब्रिड अप्रोच, दूसरा फंक्शनल अप्रोच, तीसरा सिस्टम अप्रोच और चौथा नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है तीसरा, सिस्टम अप्रोच। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सिस्टम अप्रोच में हम पूरे सिस्टम को टॉप से लेकर उसके हर छोटे छोटे कंपोनेंट तक तोड़ते हैं। वैसे यह अप्रोच जटिल मशीनों या प्रणालियों में ज्यादा उपयोग होती है। अब एक सवाल, प्रश्न 12। FMEA में पहला कदम क्या होता है? विकल्प है, पहला पोटेंशियल कॉजेस की पहचान, दूसरा फेलियर मोड्स की पहचान, तीसरा सेवेरिटी की पहचान और चौथा क्रिटिकलिटी की पहचान। सही उत्तर है फेलियर मोड्स की पहचान। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। FMEA का सबसे पहला कार्य होता है, कौन कौन से संभावित तरीके हैं जिनसे सिस्टम फेल हो सकता है, यानी फेलियर मोड्स। इसके बाद ही कॉज, सिवेरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्टेबिलिटी की पहचान होती है। अब एक सवाल, प्रश्न 13। FMEA का उपयोग कहां किया जा सकता है? विकल्प है, पहला कॉन्सेप्ट जनरेशन या सिलेक्शन, दूसरा प्रिलिमिनरी डिजाइन, तीसरा डिजाइन इंप्रूवमेंट और चौथा सभी उपरोक्त। सही उत्तर है सभी उपरोक्त। थोड़ा विस्तार से समझे तो FMEA का उपयोग डिजाइन के किसी भी चरण में किया जा सकता है, जैसे कि नए विचार की टेस्टिंग, प्रारंभिक डिजाइन या मौजूदा डिजाइन को सुधारना। अब अगला सवाल, प्रश्न 14। रिस्क असेसमेंट की पहली स्टेज क्या होती है? विकल्प है, पहला एक्सपोजर असेसमेंट, दूसरा हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, तीसरा टॉक्सिसिटी स्टडी और चौथा रिस्क कैरेक्टराइजेशन। सही उत्तर है दूसरा, यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। विस्तृत समझ के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि संभावित खतरे कौन कौन से हैं। इसके बाद एक्सपोजर, टॉक्सिसिटी और रिस्क कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। प्रश्न 15 है, मानव खतरे के विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? विकल्प है, 1 PHA, 2 HTA, 3 HAZOP और 4 पेट्रीनेट। सही उत्तर है 2 HTA, यानी हायरार्किकल टास्क एनालिसिस। विस्तृत समझ के तौर पर HTA मानव कार्यों को तोड़कर उनकी स्टेप बाय स्टेप जिम्मेदारी और संभावित त्रुटियों का विश्लेषण करता है। इसलिए यह सबसे प्रभावी तकनीक है ह्यूमन एरर के लिए।